सोचिए एक ऐसा चुनाव जहां लोग सिर्फ वोट डालने नहीं बल्कि फैसला सुनाने घर से निकले हों। जी हां, पश्चिम बंगाल के पहले चरण में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इतनी भारी वोटिंग कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान रह गए। बंगाल चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों पर करीब 93% से अधिक मतदान हुआ, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 10% ज़्यादा। अब जरा सोचिए, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकलते हैं तो वे सिर्फ परंपरा निभाने नहीं आते, या वो बदलाव चाहते हैं या फिर किसी को पूरी ताकत से वापस लाना चाहते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट ममता बनर्जी के समर्थन में गया है या बीजेपी के लिए ये सुनहरा मौका बन रहा है। अब जरा एक दिलचस्प ट्रेंड समझिए। पिछले 45 विधानसभा चुनावों में जहां भी मतदान प्रतिशत पिछली बार से कम रहा या पिछली बार जितना ही मतदान हुआ है, वहां ज़्यादातर राज्यों में मौजूदा सरकार को फायदा मिला है। जैसे मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत 75 से 76% हुआ और वहां बीजेपी की सरकार रही। उत्तर प्रदेश में 61% मतदान जब 60% रह गया तब वहां भी बीजेपी वापसी करने में कामयाब हुई। और गोवा में भी जब 4% मतदान कम हुआ तब वहां भी बीजेपी की सरकार ने वापसी की। लेकिन हर बार तस्वीर एक जैसी नहीं होती, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कुछ राज्यों में ट्रेंड बिल्कुल अलग भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों में कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 1 से 2% वोटिंग कम या ज़्यादा हुई और नतीजे पूरी तरह बदल गए। यानी बहुत छोटा सा फर्क और सरकार बदल गई। अगर बड़े स्तर पर पूरे पैटर्न को देखें तो एक बात बार बार सामने आती है कि जब वोटिंग में 7% या उससे ज़्यादा का उछाल आता है तो चुनाव में करीबी मुकाबला नहीं रहता, वो सीधा और साफ फैसला बन जाता है। या तो जनता मौजूदा सरकार को भारी समर्थन देकर वापस लाती है या फिर उतनी ही ताकत से सत्ता से बाहर कर देती है। अब जरा ग्राउंड का पूरा आंकड़ा समझते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के दौरान 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ और इनमें से 12 जिलों में वोटिंग 90% या उससे भी ज़्यादा रही। सबसे आगे रहा दक्षिण दिनाजपुर, यहाँ 94.4% लोगों ने वोट डाला, यानी हर 100 में से करीब 95% मतदाता घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुँचे। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ करीब 25% मुस्लिम आबादी और लगभग 73.5% हिंदू आबादी है। मतलब जहाँ हिंदू वोट निर्णायक है वहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग देखने को मिली। अब दूसरे जिलों पर नज़र डालिए। कूच बिहार में 94%, बीरभूम में 93.2%, जलपाईगुड़ी में 92.7% और मुर्शिदाबाद में लगभग 92.7% मतदान हुआ। मुर्शिदाबाद खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 22 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ समीकरण बिल्कुल अलग है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 65% से भी ज़्यादा है, जबकि हिंदू आबादी करीब 33% ही है। यानी ये इलाका अब तक टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर के एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब असली सवाल यही है कि क्या ये आंकड़े वही कहानी बताएंगे जो अब तक लिखी जाती रही है, या इस बार कुछ नया होने वाला है। अब बात उस फैक्टर की जो मुर्शिदाबाद की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। क्या हुमायूं कबीर टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं? हुमायूं कबीर वही नेता हैं जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और इस बार अपनी अलग पार्टी के साथ मैदान में उतरे हैं। अगर हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाते हैं तो मुर्शिदाबाद की कम से कम 13 सीटों का पूरा गणित बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो टीएमसी और हुमायूं कबीर की सीधी टक्कर का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। हुमायूं कबीर रेजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2021 में यहाँ 85.5% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार बढ़कर 91.2% हो गई है। दूसरी सीट का नाम है नौदा। पिछली बार यहाँ 86.2% मतदान हुआ था। इस बार यह आंकड़ा सीधे 93% तक पहुँच गया। यानी जिन सीटों पर हुमायूं कबीर खुद मैदान में हैं, वहीं वोटिंग में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अब पूरा खेल एक ही सवाल पे टिका है, क्या हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के मजबूत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा, टीएमसी या बीजेपी को? मुर्शिदाबाद की ये लड़ाई सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे बंगाल के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं पहले चरण के वोटिंग की सबसे दिलचस्प पहलू की। हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोटर का समीकरण क्या है?
इस बार जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि जिन सीटों पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो ज़्यादातर मिक्स सीटें हैं, यानी जहां दोनों समुदायों की मजबूत मौजूदगी है। अब आंकड़ों पर नजर डालिए। मुर्शिदाबाद की भगवान गोला सीट, जहां 96.5% मतदान हुआ है। इस सीट पर करीब 85% आबादी मुस्लिम और 14.2% आबादी हिंदुओं की है। इसके बाद आते हैं रघुनाथगंज पे, यहाँ 96.3% मतदान हुआ है और यहाँ लगभग 80% वोटर मुस्लिम हैं। लालगोला विधानसभा सीट, जहाँ करीब 96% मतदान हुआ है, यहाँ भी मुस्लिम आबादी 80% से ज़्यादा है और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। फरक्का विधानसभा सीट, जहाँ 95.7% मतदान हुआ है, यहाँ 67% मुस्लिम और 32% हिंदू आबादी है। जंगीपुर विधानसभा सीट, जहाँ 94.8% मतदान हुआ है, यहाँ 62% मुस्लिम और 37% हिंदू आबादी है। यानी साफ दिख रहा है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हुई है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ भी बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन औसतन मुस्लिम सीटों के मुकाबले हिंदू बहुसंख्यक सीटों पर करीब 2% कम मतदान हुआ है और यहीं छिपा है पूरे पहले चरण का राज। अब सवाल यह है कि क्या इस भारी मतदान से बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के डर की वजह से लोग खुलकर वोट नहीं डाल पाते। लेकिन इस बार जब लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं तो क्या ये भयमुक्त वोटिंग है, और अगर ऐसा है तो क्या बंगाल की राजनीति अब बदलने वाली है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार की भयमुक्त वोटिंग बीजेपी के लिए गेम चेंजर बनने वाली है? इस बार जो तस्वीर सामने आई है वो पिछले कई चुनावों से बिल्कुल अलग थी। पूरे बंगाल में 2,40,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और ज़्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वोट डालने निकले उन्होंने बिना डर के खुलकर मतदान किया? क्योंकि पहले क्या होता था, हिंसा, बम, बूथ कैप्चरिंग का डर। पिछले विधानसभा चुनावों में करीब 1300 हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें 17 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो माहौल काफ़ी हद तक शांत रहा। कई घटनाओं को पहले ही रोक लिया गया, यानी जो पहले नामुमकिन लगता था वो इस बार संभव हुआ। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी साइलेंट वोटर की। जानकारों का मानना है कि जब वोटिंग बिना डर के, दबाव के होती है तो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर सबसे ज़्यादा असर दिखाती है। अगर बंगाल का आम वोटर इस बार बिना हिचकिचाहट के वोट डाल रहा है तो समझ लीजिए राजनीति करवट ले रही है। लेकिन क्या ये लहर बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े तक ले जाएगी या फिर चौथी बार टीएमसी को सत्ता में लाएगी? इसका जवाब मिलेगा 4 मई को। अब जरा गणित समझिए। 2021 में बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि टीएमसी ने 215 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदलनी है तो बीजेपी को लगभग 100 सीटें ज़्यादा जीतनी होंगी और यहाँ पर पहला चरण सबसे अहम हो जाता है। पहले चरण में 16 जिलों के 152 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने 59 सीटें और टीएमसी ने 92 सीटें जीती थी। अब अगर इस बार उलटफेर होता है और बीजेपी 92 सीटें जीत लेती है जबकि टीएमसी 59 पर सिमट जाती है तो बीजेपी के आंकड़ा सीधे 170 सीटों तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके लिए उसे दूसरे चरण की 141 सीटों में कम से कम 78 सीटें जीतनी होंगी और यही है असली चुनौती, जो आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या दीदी का अवैध किला टूटेगा या बीजेपी की उम्मीदें फिर अधूरी रह जाएंगी? जवाब आने वाले नतीजों में छुपा है, लेकिन इतना तय है, इस बार बंगाल में वोट नहीं इतिहास लिखा जा रहा है।